जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का जिन भी साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है साथियों, स्वागत है आपका, वो सभी साथी एक बार डाउनलोड कर लें, ठीक है। और ये ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, विस्तृत वाले नोट्स, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, वर्ग 1 वर्ग 2 टीजीटी पीजीटी वाले साथी, एलटी ग्रेड या फिर आरपीएससी वाले साथी भी मंगवा सकते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स जिनको भी मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़ क्रमबद्ध टॉपिक है, ये दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। और पंजाब मास्टर कैडर के दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर लॉन्च किए गए मात्र 599 में। मॉडल पेपर, तो ये मॉडल पेपर भी आप मंगवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। सॉरी, ये मंगवा नहीं, इसमें टेस्ट, ऐप में ही टेस्ट लगाना पड़ता है मॉडल पेपर में, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में जिनको एडमिशन लेना, अभी 1200 वाला दोस्तों यहाँ पर वो चल रहा है, ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर दोस्तों मात्र 1-2 दिन के लिए है। जिनको भी एडमिशन लेना हो एडमिशन ले सकते हैं इसमें, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और एक कोर्स जो दोस्तों 1500 में मिल रहा था वो 1200 में मिल रहा है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर वो नहीं करना। और जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है हिंदी साहित्य की, वो हिंदी साहित्य की 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं मात्र 599 में, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपके लिए बोला गया है, प्रश्न आ गया है पहला वाला कि अवधि बोली का कवि इनमें से कौन सा है? अवधि का कवि कौन सा है बताओ, जायसी है, बताइए जल्दी से। 51 नंबर का क्वेश्चन है, 51 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। अवधि का कवि कौन सा माना जाता है बताओ। विद्यापति हैं, सूरदास हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, कौन है? तो लगभग सभी को पता है कि सर जायसी हैं। जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत 2 भागों में प्रकाशित है ना। 57 खंड हैं, जिसकी भाषा कौन सी है? अवधि। अवधि यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 52 नंबर का। झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? चयन करिए भूपेंद्र जी, रेणु जी। उत्तर प्रदेश के झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, कन्नौजी या फिर दोस्तों भोजपुरी? बताइए डॉक्टर किशोरी लाल जी, झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है? 52 नंबर के क्वेश्चन में, 52 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लगभग सभी को पता है कि सर झांसी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो बुंदेली है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। और बुंदेली का जो विकास हुआ है वो किस उपभाषा से हुआ है? तो पश्चिमी उपभाषा से, पश्चिमी उपभाषा से हुआ है, ठीक है। अगला है मारवाड़ी बोली इनमें से किस प्रांत में बोली जाती है? मारवाड़ी, मारवाड़ी किस प्रांत में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में, उत्तरांचल में, बिहार में या फिर राजस्थान में? मारवाड़ी कहां पर बोली जाती है? मारवाड़ी बताना है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, मारवाड़ी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। और मारवाड़ी दोस्तों किस उपभाषा वर्ग से इसका विकास हुआ है वो भी आपको बताना है। चलिए बता दीजिए जल्दी से। और मारवाड़ी बोली इनमें से किस प्रांत में बोली जाती है? तब आपका राइट आंसर चला गया कि सर ये बोली जाती है राजस्थान में। सी नंबर राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देना। जिन भी साथियों को 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है सो वो 599 पे कर सकते हैं और हमें पूरा व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट और दोस्तों अपना पता प्रेषित कर सकते हैं। उन्नाव कानपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? उन्नाव और कानपुर में बुंदेली, कन्नौजी, अवधि या फिर बघेली? बहुत ही अच्छा, बताइए जल्दी से वीरेंद्र जी, अमरजीत जी। उन्नाव और कानपुर में 54 नंबर का क्वेश्चन है। उन्नाव और कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी। उन्नाव और कानपुर बताना है। और बहुत सारे लोग कानपुर आ गया, कानपुर, तो कानपुर से बोले कन्नौजी बोली जाती होगी, बहुत सारे लोग बी लगा रहे हैं, लेकिन उन्नाव और कानपुर में अवधि बोली जाती है दोस्तों। अवधि यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, सी नंबर। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर अवधि के? बिल्कुल
सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, 55 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सूरदास किस भाषा के हैं? तो सभी का आंसर चला गया कि सर ये ब्रज भाषा के हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर है। भोजपुरी इनमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी का क्षेत्र बताइए 56 नंबर के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र से संबंधित। बताओ भोजपुरी कहां पर बोली जाती है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। 56 का उत्तर क्या जा रहा है? भागलपुर में, गया में, दरभंगा या फिर आरा? कहां पर बोली जाती है विजय शंकर जी? भोजपुरी 56 नंबर के क्वेश्चन में भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है? नितिन जी बताइए। और बहुत सारे लोग दरभंगा लगा रहे हैं। सुनील तिवारी जी बी लगा रहे हैं, बिंदु लता जी भी बी लगा रही, बहुत बढ़िया। आरा बिहार में, आरा बिहार में दोस्तों भोजपुरी बोली जाती है। आपका उत्तर यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी। आरा बिहार बी नंबर। विनय पत्रिका की भाषा इनमें से क्या है? 57 नंबर का क्वेश्चन है। विनय पत्रिका की भाषा बताना। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा गया। सरल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जरूर जाता है। बताएं सुनील तिवारी जी, आस्था जी बताएं, चयन करना दोस्तों। 3000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज 3000 क्वेश्चन की जिनको भी टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो टेस्ट सीरीज दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। विनय पत्रिका की भाषा इनमें से क्या है? अवधी है, कन्नौजी है, ब्रज भाषा या फिर ब्रज बोली है? यानी कि 57 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा कि सर इसकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, कौन सी? विनय पत्रिका। कली काल से मुक्ति हेतु तो इसकी रचना की गई थी विनय पत्रिका की। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। खालिक बारी किस कवि की रचना है? 58 नंबर का क्वेश्चन है। विद्यापति की है, चंद बरदाई, गोरखनाथ या फिर अमीर खुसरो की? खालिक बारी बताना है। चयन कर दो जल्दी से। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है, बिल्कुल टॉपिक वाइज यहां पर अपन पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। खालिक बारी किस कवि की रचना है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन कौन सही बता रहा है यहां पर? खालिक बारी किस कवि की रचना है? सभी का आंसर चला जा रहा है कि सर खालिक बारी ये अमीर खुसरो की है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, है ना। और सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का किया है, मागधी, स्वरसेनी या फिर ब्राचड़ का? सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में बताएं। 59 नंबर का क्वेश्चन है। 59 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है ना। किस अपभ्रंश का प्रयोग किया? ऐसे दोस्तों पूछा जाना था, है ना, क्योंकि प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप तो क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शिलालेखों में किसका प्रयोग है? मागधी। बहुत बढ़िया आंसर बताया है डीवी गेमर जी, मागधी आपका सही आंसर है। सी नंबर बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? 60 नंबर का क्वेश्चन है। शेयर कर दो दोस्तों एक बार सभी साथी, अभ्यास करते रहना इसी प्रकार से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? नांगर से, मागधी से, स्वरसेनी या फिर पैसाची से? चयन कर दो जल्दी से। लखविंदर जी, दारसू जी, सुनील तिवारी जी, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक भी कर देना है जल्दी से। किससे हुआ है ब्रज भाषा का विकास? किससे हुआ है? 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में स्वरसेनी अपभ्रंश से, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 61 नंबर का क्वेश्चन है। कीर्ति पताका की जो रचना है वो विद्यापति ने किस भाषा में की है? पाली में, प्राकृत में, मैथिली या फिर अपभ्रंश में? बताइए। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों मात्र 1200 रुपए में एडमिशन ले सकते। ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए रहेगा, है ना, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कीर्ति पताका की रचना बताना है। 61 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों को पता है कि सर अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर अपभ्रंश में हुई है। अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है क्या? अबहट्ट। अबहट्ट अपन को याद रख लेना है ना। अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है अबहट्ट। तो अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप अपभ्रंश लगा देना।
लेकिन अगर बात की जाती है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो रचना हुई है वो दोस्तों अवहट्ट में हुई है ना, और अवहट्ट अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है। तो सी नंबर आपका सही है। पयोमचर्यु की रचना किस भाषा में हुई है? 62 नंबर। पयोमचर्यु, पयोमचर्यु आपने पढ़ा है। पयोमचर्यु जिसे जैनी रामायण कहा जाता है, स्वयंभू की रचना है। अब आपको बताना कि इसकी किस भाषा में इसकी रचना हुई है? अवधी में हुई है, अवहट्ट, मैथिली या फिर मागधी में हुई है? चयन कर दो अजय कुमार जी, और लाइक कर दो जल्दी से सभी साथी। पहले एक बार जल्दी से, पयोमचर्यु, पयोमचर्यु की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपका उत्तर देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। 62 नंबर का आंसर है, तो इसका भी आंसर अवहट्ट लगा देना, बी नंबर लगा देना दोस्तों, बी नंबर है ना, अवहट्ट या अपभ्रंश, इस प्रकार से बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में भाषा का कौन सा रूप है? ब्रज भाषा, राजस्थानी, डिंगल पिंगल या फिर हिंदी? 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 नंबर में बताना है स्वनी कुमारी जी, दीप्ति सिंह जी। पृथ्वीराज रासों में भाषा का कौन सा रूप मिलता है? तो अपन पढ़ते हैं कि सर आदिकाल में जो भाषा का रूप मिलता है ना, शैली का रूप जो मिल जाता है वो मिल जाता है कौन सा? डिंगल पिंगल, है ना। तो यहां पर आपका डिंगल पिंगल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि डिंगल अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलकर के क्या बनती है? डिंगल, और अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा मिलकर के बनती है कौन सी? पिंगल। और ब्रज भाषा का एक अन्य नाम क्या है? पिंगल। पिंगल याद कर लेना, डी नंबर सही है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? 64 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जल्दी से बता दो, जिन भी साथियों ने लाइक नहीं किया लाइक कर लो जल्दी से, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, संपूर्ण नोट्स हिंदी साहित्य के इतिहास के, है ना, जिसमें आपके पूरा हिंदी भाषा से लेकर के नई कविता तक, साठोत्तरी कविता तक, दोस्तों ये एक पार्ट में रहेगा। 2 पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपका हिंदी गद्य का विकास, नाटक, निबंध और हिंदी की अन्य गद्य विधाएं रहेंगी, है ना, गुरु शिष्य और पुरस्कार आदि रहेंगे। ऐसे विस्तृत अध्ययन के नोट्स, तिरकी नोट्स अगर आपको घर पर मंगवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको घर पर मंगवाना है तो आप दोस्तों मात्र 599 में मंगवा सकते हैं। वर्ण रत्नाकर, और वर्ण हमें काय में पढ़ना है? बोले सर वर्ण हमें ज्योति में पढ़ना, ज्योति। तो ज्योति से ज्योतिरीश्वर ठाकुर, डी नंबर ज्योतिरीश्वर ठाकुर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से हिंदी का कवि कौन है? हिंदी का कवि कौन है बताओ? हिंदी का कवि बताना है। अबुल फजल है ना, या फिर अब्दुल कादिर बदाऊनी है, फैजी है, या फिर अब्दुल रहीम खान खाना है? हिंदी का कवि कौन है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर वो है कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है ना। आपको पता है इनकी एक रचना है वर्वे रामायण, वर्वे रामायण है, सॉरी वर्वे नायिका भेद है, वर्वे नायिका भेद है इनकी, ठीक है, वर्वे नायिका भेद। और खेट कोतुकम्बी इनकी रचना है रहीम की, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 66 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। 1700 ईस्वी में, 1800 में, 1600 में, या फिर 1900 में? चयन करिए प्रेम जी, रोहिणी जी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लगभग सभी से बनेगा एक अच्छा रिवीजन, एक अच्छा दोस्तों आपका यहाँ पर 1800, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ पर भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या फिर ऋग्वेद में मिलता है? भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, और भाषा का प्राचीनतम रूप बताना है। देखते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन में कौन सही बता रहा है। तो आपका पता है कि सर सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद, है ना। और अपन को ऋग्वेद भी अपन को याद करना है कि ये जो ऋग्वेद है इसमें भाषा के प्राचीनतम रूप मिलते हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बांगरू, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू 68 नंबर का क्वेश्चन है। बांगरू के बारे में बता दो। पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी है, या फिर बिहारी है? चयन कर दो जल्दी से, लाइक कर दो हमारे सभी साथी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? किस उपभाषा वर्ग की बोली है?
68 नंबर के क्वेश्चन में 68 का उत्तर बता दो जल्दी से। और आपको पता है कि सर बांगरू जो है हरियाणवी का एक अन्य नाम है बांगरू, है ना। और ये बांगरू का दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी से विकास हुआ, इसका ये नंबर सही है। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली बता दो, बांगरू है, कन्नौजी, बघेली या फिर बुंदेली। 69 नंबर के क्वेश्चन में आपको लवली ठाकुर जी, सुखदेव जी, अस्मित जी सभी लोग बताइए, राइट करना बिल्कुल। इसको बांगरू कहा था किसने? गिरियर्सन ने कहा था। हरियाणवी को जो बांगरू नाम दिया है वो गिरियर्सन ने दिया है। रंग रिंकी जी, मोहित जी। अब यहां पर आपको बताना है, सभी लोग बताइए वीडियो को जल्दी से। भाषा का प्राचीनतम रूप, भाषा का पूछा है, तो यहां पर पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली बताना है। तो आपका उत्तर जा रहा है कि सर पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है कौन सी? कौन सी मानी जाती है? बघेली, बघेली मानी जाती है। डी नंबर। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का बताना है 1955 में, 1960 में, 1970 या फिर 1965 में। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? प्रेमा जी, विवेक जी बताइए, चयन करिए। और सभी को पता है 70 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। दोस्तों रेगुलर इस क्लास से आपको अटेंड करना है, रेगुलर आपको पढ़ना है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही बताया है, बीजी खैर, यानी कि ये नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताना है। आपको पता है कि ये जो राजभाषा होती है इसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन मानक भाषा, मानक भाषा का बताइए आप, मानक भाषा को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं मानक भाषा को? कोई बताएगा मानक भाषा को अंग्रेजी में? शब्द पारिभाषिक शब्दावली जब क्वेश्चन आते हैं तो मानक भाषा का बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं इसको? सरकारी कामकाज की भाषा, यानी कि उसे राजभाषा कहा जाता है। सी नंबर आपका सही है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन मानक भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। आचार सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? चयन करो। 72 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से, बताइए जल्दी से। बहत्तर नंबर का क्वेश्चन है, उन्नीस में यहां पर जो एक समिति बनी थी दोस्तों, लिपि सुधार समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तब आपका उत्तर है कि सर आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव ने की थी, इसलिए इस समिति को आचार्य नरेंद्र देव समिति भी कहा जाता है। हिंदी शब्द किस भाषा का है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल स्टैंडर्ड, बताओ हिंदी शब्द किस भाषा का है? पुष्पा जी, आदर्श जी बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए। संस्कृत, तुर्की, पश्तो या फिर फारसी? फारसी। डीवी गेमर जी बताइए, बिल्कुल सही है। भूपेंद्र जी, निष्ठा जी, वैभव जी, चयन करो जल्दी से। हिंदी शब्द किस भाषा का है? 73 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर जा रहा कि सर हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी, है ना। फारसी अपन को याद कर लेना। इस सी नंबर आपका एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? स्वरसैनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या फिर विराचर से? पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? किस रूप से हुआ है? 74 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे। पूर्वी हिंदी का विकास सभी लोगों को पता है और बिल्कुल सही आंसर लगा रहा है कि सर पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था अर्धमागधी अपभ्रंश से। सी नंबर सही है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है? कब से हुआ है? ये क्वेश्चन दोस्तों कल भी अपन ने पढ़ा था कि सर हिंदी भाषा का जो प्रारंभ माना जाता है
वो माना जाता है 1000 ईस्वी से। ठीक है, लाइक कर दिया सभी साथियों ने। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है, चयन कर दो। और दोस्तों 3000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। जिन भी साथियों को 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर, सो मात्र 599 में दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण की। ठीक है, तो इनमें भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है पूछी है, तो द्रविड़ परिवार की कौन सी नहीं है, ये भाषा परिवार भी आपसे बननी चाहिए। तो आपको पता है कन्नड़, तमिल, मलयालम ये द्रविड़ परिवार की है, लेकिन मराठी ये द्रविड़ परिवार की नहीं है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, यहां पर आपको बताना है तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है। तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है, बताइए जल्दी से, लाइक कर दो एक बार। तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर मराठी, तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का आंसर है कि सर तिरुवनंतपुरम जो है मलयालम के क्षेत्र में आता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, मलयालम राइट आंसर। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 78 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का सर्वाधिक विरोध जो करते हैं वो किस प्रांत के लोग करते हैं, बताइए। विक्की जी, प्रदीप माहेश्वरी जी, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी का सर्वाधिक जो विरोध करते हैं वो किस प्रांत के लोग करते हैं। चयन करिए जल्दी से 78 नंबर के क्वेश्चन में और आपका उत्तर जा रहा है। क्या बता रहे हैं, आपको पता है किसी को कि हिंदी का विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं। सबसे ज्यादा करते हैं दोस्तों तमिलनाडु के करते। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर तमिलनाडु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, 79 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है आपको दोस्तों प्रश्न, सभी लोग एक बार जल्दी से बता दें, फटाक से शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे होता है दोस्तों, है ना। एमपी टेट वाले साथी भी इसमें भाग ले सकते हैं, रोज निरंतर पढ़ सकते हैं। जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो सभी साथी नोट्स भी मंगवा सकते हैं। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, राजभाषा नहीं है, उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब की। तो हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, ये पूछा है 79 नंबर के क्वेश्चन में। 79 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर आ रहा है और सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर पंजाब की नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये तो लगभग पता है कि सर सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या हिंदी की है, हिंदी भाषा भाषी लोग सर्वाधिक हैं। ठीक है, डी नंबर। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता, यानी कि इनमें से बताना कि कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। बताओ बीना जी, पुष्पा जी, अरुण कुमार जी। 81 नंबर का क्वेश्चन है, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। देवनागरी मराठी की, तमिल, संस्कृत या फिर हिंदी की। तो आपको पता है कि सर संस्कृत की लिपि क्या है, कभी आपसे पूछा जाए तो देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा देवनागरी। मराठी की लिपि क्या है, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा देवनागरी। लेकिन तमिल दोस्तों, तमिल की लिपि क्या है, तमिल की लिपि देवनागरी नहीं है, यानी कि आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है। संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है दोस्तों, हिंदी अंक है, गुरुमुखी अंक है, अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है या फिर इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है, कौन सा प्रारूप स्वीकृत है। सीमा जी, सोनू, आकांक्षा, मोनिका जी, विश्वास मलिक जी, सभी लोग बताइए अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है। सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि सर अंकों का प्रारूप की बात करते हो तो अंकों का जो प्रारूप है वो अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है, इसमें स्वीकृत किया गया। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, लाइक बताना है बिल्कुल। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। 83 नंबर का क्वेश्चन सरल है, लेकिन उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी सरल क्वेश्चनों के माध्यम से यहां पर होती जा रही है दोस्तों। सरल प्रश्न आपके कभी गलत होने वाले अब नहीं है, क्योंकि पिछली बार अगर किसी का एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन रुका है तो सबसे कमजोर कड़ी आपने उसको माना है, जो क्वेश्चन आपसे बनते थे वही गलत हुए हैं। सबसे कमजोर कड़ी, उन्हीं के कारण आपका सिलेक्शन रुका है। बाकी तो दोस्तों कठिन और सरल पेपर आता ही है ना। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि भी मानी जाती है
है ना। अब इनमें से कौन सी भाषा अधिक पुरानी है, बताओ अधिक पुरानी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो 84 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर आपसे एक क्रम पूछ लिया गया कि सबसे प्राचीन कौन सी भाषा मानी जाती है इनमें से, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर मराठी। तो अपन ने पढ़ा है कि सर संस्कृत, पाली, प्राकृत और फिर उसके बाद क्या आती है अपभ्रंश, है ना। अपभ्रंश, अपभट्ट, हिंदी। तो यहां पर आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है, 85 नंबर का क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है, संस्कृत से, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश से। बौद्ध धर्म का संबंध तो लगभग नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि सर बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो संबंध पाली से है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पाली भाषा का काल इनमें से क्या है, 86। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सरल सरल पर अटका अटका के एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे दिया। पाली भाषा का काल बताना है, मैंने आपको बताया है दोस्तों, है ना। प्राचीन आर्य भाषा को दो भागों में बांटा गया था, एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो पाली है ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अब आपने पाली का बताना है, पाली का जो काल माना जाता है, 86 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो माना जाता है। बताइए, वीडियो को लाइक भी कर देना, सही सही बताना है सभी साथियों को। बहुत ही बढ़िया आंसर बता रहा है कि सर पाली का जो समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक का जो काल है वो पाली भाषा का काल है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई, 87 नंबर का क्वेश्चन है। जातक कथाएं बताना है दोस्तों, किस भाषा में लिखी गई, प्राकृत में, अपभ्रंश में, पाली या फिर संस्कृत में। वीडियो को एक बार लाइक कर दो। जिन भी साथियों ने ये 3000 क्वेश्चन की दोस्तों टेस्ट सीरीज मंगवानी है वो आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। मात्र 599 में मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ना। और दोस्तों इसमें व्याकरण भी है और साहित्य भी है, दोनों चीजें इसमें रखी गई हैं। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई, तब आपका उत्तर 87 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सही चला गया, पाली, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रमोकार मंत्र किस भाषा में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों जैन धर्म में एक मंत्र है जिसे रमोकार मंत्र कहा जाता है। रमोकार मंत्र, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र माना जाता है ना। रमो अरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, रमो आयरियाणम, रमो अज्जायाणम, रमो लोए सभ्य साहूणम। ये रमोकार मंत्र है दोस्तों। ये रमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया है, 88 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और आपका उत्तर है कि सर ये है प्राकृत भाषा में। ये कौन सी भाषा में है, प्राकृत। अब रमोकार मंत्र यानी कि दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो दोस्तों प्राकृत भाषा में लिखे गए, अधिकांश ग्रंथ, है ना। तो यहां पर आपका जो बी नंबर है प्राकृत आपका बिल्कुल सही है। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है, आगरा और मथुरा को 89 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। ब्रज, अवधि, बुंदेली या फिर बांगरू, सभी लोग बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है, चयन कर देना सभी साथी, शेयर भी कर देना दोस्तों। तो यहां पर आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है, केंद्र माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। और अपन ने पढ़ा है कि सर आगरा मथुरा, आगरा और मथुरा, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो आपको पता है कि सर आगरा मथुरा में ब्रज भाषा का क्षेत्र है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये नंबर आपका राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, ठीक है। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही, 90 नंबर का क्वेश्चन है। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही, अवधि रही, ब्रज भाषा रही, खड़ी बोली या फिर बुंदेली। कौन सी बोली रही बबीता जी बताइए, सीमा जी, सोनू जी, कुसुम लता जी। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही है, एक 90 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आपका उत्तर चला गया कि सर अगर किसी की पहचान है काव्य भाषा के रूप में तो ब्रज भाषा को काव्य भाषा के रूप में ही देखा जाता है। बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही चला गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं।
यहां पर देखते हैं निम्नलिखित दोस्तों यहां पर दिया है सूची, सही कोड का चयन करना है, बोली का नाम है, उपभाषा का नाम है, यानी कि जो बोली कौन सी बोली किस उपभाषा से निकली हुई है ऐसा यहां पर बोला गया। तो आपको पता है कि अवधी किस उपभाषा से संबंधित है, तो अवधी तो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। भोजपुरी की बात आई तो भोजपुरी तो बिहारी से संबंधित है ना। कन्नौजी की बात आई तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। फिर दोस्तों मेवाती की बात आई तो मेवाती राजस्थानी से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जोड़ियां भी बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर अवधी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी बिहारी हिंदी, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि बोलने वालों की संख्या में हिंदी की सबसे समृद्ध बोली अगर कोई मानी जाती है तो वो मानी जाती है भोजपुरी। ठीक है, और कन्नौजी की बात करें पश्चिमी हिंदी से इसका उदय हुआ है। मेवाती की बात करें तो मेवाती दोस्तों अपन ने पढ़ा राजस्थानी, और पश्चिमी हिंदी की ट्रिक अपन ने बनाई थी कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। बिहारी की अपन ने पढ़ी थी बिहारी के भोजन में एक मग मैथी। पूर्वी हिंदी की अपन ने ट्रिक बनाई थी दोस्तों ABC, यानी कि अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, है ना। और राजस्थानी की अपन ने क्या बनाई थी कि जयपुरी माल में बाती की मार बड़ी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। यहां पर सुमेलित करना है, सही कोड को चुनिए। गा कौन सा उच्चारण स्थान है, डा कौन सा उच्चारण स्थान है, पा और चा इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो गा के बारे में बताइए आप। का, खा, गा, तो आपको पता है कि सर जो का वर्ग होता है वो कंठ है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होती है। ठीक है, तो गा से आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ए जो है इसका उच्चारण स्थान कैसे होगा, कंठ से होगा। ठीक है, अब यहां पर डा दिया है, डा दिया है, पा दिया है और बा भी, चा भी दिया है। इस जोड़ी का आपको दोस्तों यहां पर कूट भी दिया है नीचे, कूट से आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे, 92 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बहुत अच्छे से बताना है। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। ठीक है, तब आपका उत्तर क्या जा रहा है कि सर यहां पर आपका हो जाएगा क्या, यहां पर ओष्ठ्य भी हो जाएगा, है ना। और यहां पर आपका हो जाएगा क्या, तालव्य भी हो जाएगा, है ना। यहां पर मूर्धन्य हो जाएगा, सही है। कोड में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, कोड में 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, सही है। बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर ही सही हो जाएगा, है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी नंबर आपका राइट है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अयोग बाह्य कौन सा है, अयोग बाह्य बताना है, चयन कर दो जल्दी से, अयोग बाह्य बताइए। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, शेयर कर दो। अयोग बाह्य कौन सा है, विसर्ग, महाप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण। अयोग बाह्य कौन सा है दोस्तों, अयोग बाह्य किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये पता होनी चाहिए, जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वर का आपको पता होनी चाहिए कि स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अयोग बाह्य के अंतर्गत आते हैं, है ना। या फिर दोस्तों कौन किसके, महाप्राण अल्प प्राण किसके अंतर्गत आते हैं, जो स्वर होते हैं। पिछली बार यहीं से टीजीटी में क्वेश्चन आए थे, है ना, आप लोगों ने देखे होंगे शायद। तो आपको पता है कि सर जो अयोग बाह्य हैं 93 नंबर के क्वेश्चन में ये विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, भाषाओं को अयोग बाह्य कौन सा है ऐसा पूछा गया तो विसर्ग। भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में संयोजित कीजिए। प्राचीन से नवीन तो लगभग सभी लोगों को पता है, बताइए कि सर सबसे पहले आएगी संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये वाला जो 4 नंबर का है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तैयार हैं सभी लोग? यहां पर आते हैं। इनमें से स्वरसेन या अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है? स्वरसेन या अपभ्रंश से बता दो जल्दी से। स्वरसेन या अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है? चयन कर लो जल्दी से। और कल दोस्तों अपन को फिर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अपन को आदिकाल पढ़ना है। कल फिर अपन को आदिकाल पढ़ना है। आदिकाल के बारे में कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक वाइज अध्ययन चलेगा आदिकाल में। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि स्वरसेन या अपभ्रंश से, तो आपका उत्तर हो गया ब्रज, यानी ए नंबर, ठीक है। अब यहां पर बताना है प्रयुक्त भाषा का नाम। बहुत बढ़िया दोस्तों। पय्यमचर्यु की भाषा क्या है? रामायण की भाषा क्या है? सुत्त पिटक की भाषा क्या है? और प्राकृत पेंगलम की भाषा क्या है? 96 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक कर दो दोस्तों, शेयर भी कर दो फटाफट से। पय्यमचर्यु, तो पय्यमचर्यु का तो आपको पता ही है कि सर इसकी जो भाषा है अपभ्रंश या अबहट्ट, याद रख लेना। अभी पहले क्योंकि अबहट्ट आ गया था एक क्वेश्चन में, नहीं तो आप बोलोगे सर अपभ्रंश बता रहे हैं। अपभ्रंश का ही एक रूप है अबहट्ट, ठीक है। तो इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहां पर आ गया एक दोस्तों 96 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 96 का उत्तर क्या जा रहा है बताओ। और रामायण की भाषा तो आपको पता ही है कि सर रामायण की भाषा संस्कृत है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आती है प्राकृत पेंगलम, तो प्राकृत पेंगलम की भाषा प्राकृत है, प्राकृत। और उसके बाद सुत्त पिटक, सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि इसकी भाषा क्या होगी? पाली होगी। तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस अपन को लगाना है कि पय्यमचर्यु की भाषा अपभ्रंश है, रामायण की तो संस्कृत है, सुत्त पिटक की बात करें तो इसकी भाषा दोस्तों पाली है, और प्राकृत पेंगलम की भाषा क्या है? प्राकृत है। ऐसे अपन को देख लेना। उसके बाद पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई दोस्तों? पद्मावत की रचना, रचना काल, ये सारी चीजें आपको बताना, कितने भागों में प्रकाशित है ना, कितने खंड हैं इसके। तो पद्मावत आपको बताना है। प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है पद्मावत, जिसके रचनाकार माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायस के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें जायसी कहा जाता है। और उनकी जो भाषा है, ये जो पद्मावत की भाषा मानी जाती है, आपका उत्तर चला जाता है ये, यानी कि अवधि, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। ब्रज भाषा में लिखा काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? 98 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। 98 का उत्तर क्या जा रहा है? 98 का ब्रज भाषा में लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तब आपका उत्तर चला गया कि सर यहां पर आपका उत्तर चला जाएगा ब्रज भाषा में विनय पत्रिका। विनय पत्रिका यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लखनऊ फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ फैजाबाद में 99 नंबर का क्वेश्चन है ना। कुछ नए नए प्रश्न भी आपको यहां पर देखने को मिले हैं। बोली के क्षेत्र विशेष से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको मिले यहां पर। 99 नंबर का क्वेश्चन है। 99 नंबर के क्वेश्चन में लखनऊ और फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? सुनील कुमार जी, दीक्षा जी, सभी साथी बताएंगे। लखनऊ फैजाबाद में आकांक्षा गुप्ता जी, विश्वास मलिक जी, सभी लोग आंसर चयन कर रहे हैं कि सर लखनऊ और फैजाबाद में अवधी बोली जाती है। मैथिली भाषा इनमें से कौन है दोस्तों? मैथिली भाषा का कवि कौन है? मैथिली भाषा का कवि बताना है। मैथिली भाषा का कवि कौन है बताइए। गुरवेंद्र जी, निशा जी, पूजा यादव, अनीता जी, रश्मि पाठक जी। 100 प्रश्न आपको दिए यहाँ पर। मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? सभी साथी, चाहे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी, तो इन क्लासों को एक भी मिस मत करना। निरंतर आपका जब तक एग्जाम है आप लोगों को निरंतर पढ़ना है दोस्तों, है ना। और आपका उत्तर है विद्यापति। बी नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाता है। बी नंबर आपका सही हो गया दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से आप अपन ने हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा के दोस्तों इस क्लास को 2 चैप्टर में अपन ने खत्म किया, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। अब अपन को कल आदिकाल को पढ़ना है। आप अपन टॉपिक वाइज यहां पर अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मंगवाना है दोस्तों, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप मात्र 599 में मंगवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सीरीज बनाई गई है, सभी साथियों के लिए बनाई गई है। बहुत ही संशोधित प्रश्न रखे गए हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वाले साथियों को जिनको एडमिशन लेना, ये ऑफर सीमित समय के लिए रखा गया। बिल्कुल पंजाब मास्टर कैडर के लिए भी है 3000 क्वेश्चन की,
ये टीजीटी पीजीटी में आप मात्र 1200 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं सभी साथी। ठीक है, मंजू लता जी, सुनीता जी, निशु जी, पूपा जी, केएम विनीता, श्वेता जी, सभी साथी दोस्तों मिलकर के एक बार चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे कि सर आप जितना अध्ययन हम लोगों को करवाते, जितनी मेहनत आप हमारे लिए करते हैं, निरंतर ये क्लासें दोस्तों आप लोगों कर आती हैं, नए नए प्रश्न, नए नए टॉपिक, नई नई पुस्तकों को लेकर के हम आते हैं कि आप सभी साथियों का अध्ययन बहुत ही निरंतर तरीके से, अच्छे तरीके से होता जाए। विजय शंकर जी, अनु जी, इतना कोई नहीं करवाता दोस्तों आपको कि निरंतर इतना अध्ययन आपको कोई टॉपिक वाइज और बहुत ही बढ़िया तरीके से कोई ट्रिक से करवाता हो, ऐसा आपको कोई नहीं करवाता है ना। बबीता जी, अर्षदीप जी, नरेंद्र जी, सुनील जी, आनंद जी, नीतू जी, रमा शंकर, दारसू जी, सत्य प्रकाश जी, सीमा जी, रीनू जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और सभी साथियों को धन्यवाद। जिनको भी एडमिशन लेना या नोट्स मंगवाना है तो साथियों आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अध्ययन निरंतर जारी रहेगा है ना, और अध्ययन निरंतर जारी करना, एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और दोस्तों है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अनुराग जी, बन्ना जी, सत्येंद्र जी, ठीक है, निष्ठा जी, सुनील जी, सत्येंद्र जी, बिंदु लता, तन्यू जी, श्वेता पाल जी, सभी साथियों को, श्वेता सैनी जी, कुमारी जी, आरती जी, एलडी जी, सत्येंद्र जी, अर्पिता दुबे जी, अरुण जी, दीक्षा, बीना जी, सत्येंद्र जी, सुखदेव जी, कविता जी, ठीक है, दारसू जी, आशीष जी, निशा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों है ना। अनिल ठाकुर जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद।